मेरे पास 2 पतीले पानी के हैं। मैं दोनों को तकरीबन एक जितनी गर्माई से गर्म करना शुरू करती हूँ। दोनों चूल्हे एक जैसे हैं। हमें पता चलता है कि जिस पतीले में कम पानी है वो पहले उबलता है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस पतीले में कम पानी है इसका दर्जा हरारत जल्दी बढ़ता है। वो बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरे वाले से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपके पास कम पानी है तो इसका दर्जा हरारत इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दर्जा हरारत, हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में फ़र्क समझना होगा, और यही हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या है। असल में थर्मल एनर्जी तमाम ज़रात की काइनेटिक एनर्जी का मजमुआ होती है। इसका क्या मतलब है? इसके लिए आइए अपने पानी को करीब से देखते हैं। हमें पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से जड़े होते हैं। अब ये फोर्सेस इतनी कमज़ोर होती हैं कि ज़रात वाकई हरकत कर सकते हैं। ये सब बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हरकत होती है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें ज़रात एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। अब मैंने हर ज़र्रे के लिए एरो नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बहुत भरा हुआ लगे, लेकिन सब ज़रात हरकत कर सकते हैं। कुछ ज़रात बहुत आहिस्ता हरकत करेंगे, कुछ ज़रात बहुत तेज़ हरकत कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसी वजह से होती है। लेकिन बस यही नहीं, ज़रात घूम भी सकते हैं, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और ज़रात जंबिश यानी वाइब्रेट भी कर सकते हैं, ये लर्जा भी सकते हैं। तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वजह से लर्जना या जिगलिंग भी मिलती है, यानी काफ़ी हलचल। अब अगर आप यहाँ मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स यानी ज़रात की सारी किनेटिक एनर्जी को जमा करें तो वो कुल एनर्जी ही इस पानी की थर्मल एनर्जी कहलाती है। ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए नहीं बल्कि सॉलिड्स और गैसेस के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त है। वाहिद फ़र्क ये है कि अगर आप सॉलिड को देखें तो आइए एक सॉलिड को देखते हैं, जैसे कि बर्फ़। बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ ज़रात बहुत मजबूत इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की वजह से अपनी जगह पर बन जाते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी लरज़ सकते हैं, और इसी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब सॉलिड्स की बात आती है तो उनकी थर्मल एनर्जी उन्हीं लर्जाने वाली काइनेटिक एनर्जी से आती है जो उनके पास होती है। अब गैसेस का क्या? गैसेस में तो तकरीबन कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं होती, तो ज़रात आज़ाद होते हैं, जहाँ चाहें हरकत कर सकते हैं। और इसीलिए जब गैसेस की बात आती है तो उनकी थर्मल एनर्जी ज़रात की ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी से आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर सूरत में थर्मल एनर्जी आखिर में कहाँ से आती है? सब ज़रात की किनेटिक एनर्जी से। तो ये है थर्मल एनर्जी। अब दर्जा हरारत क्या है? क्या ये थर्मल एनर्जी जैसा ही है? ऐसा नहीं है। दर्जा हरारत असल में ज़रात की औसत काइनेटिक एनर्जी का नाप है। यानी अगर आप सब ज़रात की कुल एनर्जी लें जो कि थर्मल एनर्जी ही है और इसे जितने ज़रात हैं उनकी तादाद से तकसीम कर दें तो आपको हर ज़र्रे की औसत एनर्जी मिल जाएगी। यही दर्जा हरारत की पैमाइश करने का तरीका है, और ये देखने के लिए कि ये दोनों चीज़ें कितनी मुख्तलिफ हैं आइए यहाँ कुछ नंबर्स लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ तकरीबन 100 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। अब जाहिर है हम दोनों जानते हैं कि हम खरबों मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, लेकिन अभी हम सादा नंबर्स रखते हैं। तो अगर यहाँ आपके पास 100 हैं तो फ़र्ज़ करें यहाँ आपके पास ज़्यादा हैं, यानी तकरीबन 300 मॉलिक्यूल्स पानी के हैं, ठीक है।
अब अगर औसत किनेटिक एनर्जी 2 यूनिट्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि कुछ ज़रात, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास 2 से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। कुछ ज़रात के पास 2 से कम यूनिट्स काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन अगर आप सबका औसत निकालें तो आपको 2 मिलेगा। और यही दर्जा हरारत को जाहिर करता है। अगर ये नंबर बड़ा हो जाए तो दर्जा हरारत भी ज़्यादा होगा, अगर ये नंबर छोटा हो तो दर्जा हरारत भी कम होगा। अच्छा, अब ये पानी कमरे के दर्जा हरारत पर है। मैंने अभी तक उन्हें गर्म करना शुरू नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनका दर्जा हरारत भी इसी के बराबर होना चाहिए, यानी उनकी औसत काइनेटिक एनर्जी भी यही होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके पास कोई अलग काइनेटिक एनर्जी होती तो इस पानी का दर्जा हरारत इस वाले से मुख्तलिफ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी भी उसी दर्जा हरारत यानी कमरे के दर्जा हरारत पर रख सकते हैं, ठीक है? तो अब सवाल यह है कि यहाँ और यहाँ थर्मल एनर्जी क्या है? यहाँ थर्मल एनर्जी ये होगी कि औसत में हर मॉलिक्यूल के पास 2 यूनिट्स एनर्जी है, लेकिन कुल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुल एनर्जी 200 होगी। यही थर्मल एनर्जी की नुमाइंदगी करता है। यहाँ थर्मल एनर्जी क्या है? फिर से हर मॉलिक्यूल के पास एवरेज में 2 यूनिट्स एनर्जी है, लेकिन अब कुल 300 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब है कुल 600 यूनिट्स एनर्जी होगी। तो यहाँ थर्मल एनर्जी 600 यूनिट्स होगी। आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों की थर्मल एनर्जी मुख्तलिफ है। ये पानी इस वाले से ज़्यादा थर्मल एनर्जी रखता है, और इसकी वजह यह है कि इसमें ज़रात ज़्यादा हैं। लेकिन देखें, उनका दर्जा हरारत एक जैसा है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक चीज़ नहीं है। अब हम तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? क्या ये थर्मल एनर्जी जैसी ही है? नहीं। हीट एनर्जी वो मिकदार है थर्मल एनर्जी की जो मुंतकिल होती है। तो जब भी आप किसी चीज़ में थर्मल एनर्जी बढ़ाते या कम करते हैं, तब हम हीट यानी गर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस में ये कहना ठीक नहीं कि इस पानी के पास 600 यूनिट्स हीट एनर्जी है। नहीं, जो भी पानी के पास है वो थर्मल एनर्जी है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ थर्मल एनर्जी बढ़ाएं या इसमें से कुछ थर्मल एनर्जी निकालें, तब हम हीट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि हीट एनर्जी बढ़ी हुई या हीट एनर्जी कम हुई है, तो आपके पास हीट एनर्जी नहीं होती, आपके पास सिर्फ थर्मल एनर्जी होती है। और एक बार फिर मैं कुछ नंबर्स लूंगी, इससे सब कुछ और भी वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये हो सकता है कि एनर्जी कैसे मुंतकिल होती है? थर्मल एनर्जी कैसे मुंतकिल होती है? देखें, असल में इसके 3 तरीके हैं। पहला है कंडक्शन। ये वो तरीका है जिसमें आप थर्मल एनर्जी मुंतकिल करते हैं बगैर इसके कि ज़रात खुद हरकत करें। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि हीट एनर्जी इस पतीले में कैसे मुंतकिल होती है, तो आइए इस पतीले के ज़रात को देखते हैं। इस पतीले के नीचे वाले हिस्से में नीचे वाले ज़रात के पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी, क्योंकि वो सीधी जगह के साथ राब्ते में हैं। लेकिन ये थर्मल एनर्जी यहाँ तक कैसे पहुँचती है? क्योंकि यहाँ ज़रात ज़्यादातर लरज़ रहे हैं। याद रखें, ये सॉलिड है, तो थर्मल एनर्जी ज़्यादातर लरज़ने की वजह से है। क्योंकि ज़रात लरज़ रहे हैं, वो हल्की सी हरारत में भी हैं, तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने करीब वाले ज़रात को भी हिलाएंगे, साथ वाले को भी हिलाएंगे, और फिर ये ज़रात अपने साथ वाले ज़रात को हिलाएंगे, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह देखें, थर्मल एनर्जी मुंतकिल हो जाती है, लेकिन मादा खुद नहीं हिलता। ज़रात एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते,
تو بغیر کسی مادے کی حرکت کے آپ کے پاس تھرمل انرجی منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم کنڈکشن کہتے ہیں۔ لیکن بس یہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ تھرمل انرجی منتقل کر سکتے ہیں، جسے ہم کنویکشن کہتے ہیں۔ یہ کچھ الٹا ہے، یہاں مادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اسی طرح تھرمل انرجی منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ سالڈز میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ سالڈز میں یاد رکھیں مادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا، اس لیے یہ صرف فلوئڈز یعنی لیکوئڈز اور گیسز میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پتیلے کے اندر والے پانی کو دیکھیں، اور ایک بار پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نیچے والا حصہ فرض کریں گرم ہے، اس کے پاس زیادہ تھرمل انرجی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے ذرات بہت تیز رفتار سے حرکت کر رہے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے سے دور ہیں اور اس وجہ سے ان کی کثافت کم ہے۔ تو اب پانی کا یہ حصہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا، جس سے باقی ٹھنڈا پانی نیچے آ جائے گا، پھر وہ گرم ہو جائے گا اور پھر وہ اوپر جائے گا اور باقی نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، مادہ کو حرکت کروا کر مادہ حرکت کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں تھرمل انرجی منتقل ہو رہی ہے۔ یہ صرف لیکوئڈز اور گیسز میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جسے ریڈیشن کہتے ہیں۔ اب یہاں تھرمل انرجی بغیر کسی مادے کے بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ خلا کی فراوی یعنی ویکیوم میں بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کے ذریعے۔ اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ہمیں سورج سے گرمی کیسے ملتی ہے۔ سورج اور ہمارے سیارے کے درمیان فراوی ہوتی ہے، تو یہاں کنڈکشن یا کنویکشن نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہمیں ملتا ہے وہ ریڈیشن ہے جو خلا میں سفر کر سکتی ہے، اور اسی طرح ہمیں سورج سے گرمی ملتی ہے۔ تو واپس اپنی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کریں ہم توے کو چلاتے ہیں اور کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، ہم تقریباً اتنی ہی انرجی منتقل کریں گے کیونکہ وہی چیزیں ہیں اور سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تو فرض کریں ہم نے تقریباً 300 یونٹس انرجی منتقل کی، یہ وہی انرجی ہے جو ہم نے منتقل کی، ٹھیک ہے؟ اس کے نتیجے میں ہماری تھرمل انرجی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تھرمل انرجی بڑھ جائے گی، یہ 600 سے 600 جمع 300 یعنی 900 یونٹس ہو جائے گی۔ یہ 200 سے 200 جمع 300 یعنی 800 یونٹس ہو جائے گی۔ تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت اس میں تھرمل انرجی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن اب اہم موقع آتا ہے۔ نیا درجہ حرارت کیا ہے؟ درجہ حرارت تو زیادہ ہوگا، لیکن کس میں زیادہ درجہ حرارت ہوگا؟ کیا دونوں میں برابر ہوگا یا مختلف ہوگا؟ جب آپ ویڈیو کو روک کے اس بارے میں سوچیں۔ اچھا، یاد رکھیں درجہ حرارت کے لیے مجھے اوسط کائنیٹک انرجی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب اس کے پاس 900 یونٹس انرجی ہے، لیکن یہ 300 مالیکیولز 300 ذرات میں تقسیم ہے۔ تو اگر آپ اس کا اوسط نکالیں 900 بٹا 300 تو تقریباً 3 آتا ہے۔ تو درجہ حرارت بڑھ گیا ہے کیونکہ اوسط کینیٹک انرجی 2 سے 3 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں، اگرچہ ہمارے پاس تھرمل انرجی کم ہے 500 یونٹس، لیکن یہ صرف 100 مالیکیولز 100 ذرات میں تقسیم ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر میں 500 کو 100 پر تقسیم کروں تو 5 آتا ہے، نئی اوسط کائنیٹک انرجی 5 یونٹس ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اوسط کینیٹک انرجی زیادہ ہے، اسی لیے یہاں درجہ حرارت بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ کیونکہ یہاں مالیکیولز کم ہیں، ذرات کم ہیں، جب آپ انرجی کو اوسط میں تقسیم کرتے ہیں تو ہر ایک کے پاس زیادہ آ جاتی ہے، اسی لیے اس کا درجہ حرارت بہت جلدی بڑھ جاتا ہے اس کے مقابلے میں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ والا آخرکار درجۂ ابال پر پہلے پہنچ جاتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اگر آپ کو دونوں میں فرق ایک تصویر میں دیکھنا ہو تو یہ تصویر سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔
اگر آپ یہاں کے تمام ذرات کی کائنیٹک انرجی کو جمع کریں تو یہاں زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں ذرات شروع سے ہی زیادہ ہیں۔ اسی لیے یہاں اب بھی تھرمل انرجی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، لیکن اوسط کے بارے میں سوچیں۔ اوسط میں یہاں ذرات کافی آہستہ حرکت کر رہے ہیں، اس لیے اوسط کینیٹک انرجی کم ہے، درجہ حرارت بھی کم ہے۔ اوسط میں یہاں ذرات بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، تو اوسط میں ایوریج پہ ہر ذرے کے پاس کائنیٹک انرجی کافی زیادہ ہے اور اسی لیے درجہ حرارت بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے جس پر آپ سوچیں۔ اگر آپ اس پتیلے میں موجود پانی کا سمندر سے موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سمندر میں تھرمل انرجی بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں یہی تصور ہے۔ لیکن یہ پانی جو میرے باورچی خانے میں ہے، اس کا درجہ حرارت زیادہ ہے، یہ اب بھی سمندر سے زیادہ گرم ہے، کیونکہ اوسط کینیٹک انرجی یہاں سمندر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔